कक्षा 11वीं, विषय रसायन शास्त्र, ये सेट ए है। अभ्यास प्रश्न पत्र 2024 के प्रश्नों के उत्तर की आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 1 अंक के प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर के लिखिए। परमाणुओं के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भरना किन नियमों पर आधारित होता है। यहाँ हुंड का नियम भी सही है, पाउली का नियम भी सही है, अफबाउ का सिद्धांत भी सही है, मतलब यहाँ पर उपरोक्त सभी नियम हो जाएंगे। दूसरा है, आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति को कहा जाता है, तो इसे आवर्त कहा जाता है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं। प्रोटॉन दाता कहा जाता है, तो यहाँ अम्ल को प्रोटॉन दाता कहते हैं। अम्ल से हाइड्रोजन आयन निकल सकता है। इसके बाद हम आगे का देख लेते हैं। चौथे नंबर के प्रश्न में पहुँचते हैं। यहाँ पर Mn की ऑक्सीकरण संख्या है, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 7 है। और इसको ऐसा निकाल सकते हैं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 2 माइनस होते हैं, तो हो जाता है 4 दूनी 8, माने -8। अब -8 के बाद ये पोटेशियम है, तो पोटेशियम इसमें से +1 ले लेता है, तो ये कितना बचेगा, -7। अब -7 को पूरा करने के लिए मैग्नीज कितना देगा, +7, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाती है +7। इसके बाद 5वां प्रश्न देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कुल कितने तत्व पाए जाते हैं। तो आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसमें दूसरे आवर्त में 8 तत्व आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर 8 तत्व हो जाएंगे। चलिए इसके आगे का फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां नंबर का, यहाँ पैराफिन को कहा जाता है, तो ये एल्केन को भी पैराफिन कहा जाता है। इसके बाद हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, उसे यहाँ देख सकते हैं, इसे हम कहते हैं सीमांत अभिकर्मक। तो इस तरह से यहाँ पर हमको लिखना है, ये क्या हो जाएगा, सीमांत अभिकर्मक। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये अभिकर्मक। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका खाली स्थान का ही। तो चलिए यहाँ सीमांत अभिकर्मक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब खाली स्थान में दूसरा, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन। ये इस तरह से है, ये न्यूक्लियॉन, ये आधा का है, और इसके बाद यहाँ पर ये जो है इस तरह से हमको लिखना है, ये न्यूक्लियॉन। इसके बाद यहाँ पर एक तत्व के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो वह तत्व खाली स्थान वर्ग का होगा, तो ये 15वें वर्ग का होगा, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 15 वर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई होती है, इसकी इकाई होती है कूलाम मीटर, तो कैपिटल C स्मॉल m लिख देंगे। फिर यहाँ थर्मस फ्लास्क खाली स्थान का उदाहरण है, तो एक तरह का ये कैसा उदाहरण है, विलगित निकाय का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, विलगित निकाय। क्लोज्ड सिस्टम का ये है, आइसोलेटेड सिस्टम का उदाहरण है, तो यहाँ पर विलगित निकाय भर देना है। इस तरह से हमको भरना है। अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए 6वें वाले क्वेश्चन में देखते हैं। कार्बनिक यौगिक में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन तथा फास्फोरस की पहचान के द्वारा की जाती है, तो ये लेसन अभिकर्मक के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लेसन अभिकर्मक, यहाँ अभिकर्मक लिख देना है, ये अभिकर्मक के द्वारा इसकी पहचान की जाती है। इन ये हैलोजन समूह के पहचान के लिए लेसन अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है। इस तरह से भरना है। अब हम आ जाते हैं सही जोड़ी में। चलिए सही जोड़ी में मिलाते हैं। तो सही जोड़ी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये किससे मिलाएंगे, एरीन से। इसका सम परमाणुक अणु की ऑक्सीकरण संख्या ये होती है 0। वर्ग 16 का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होता है NH2NP4। इसके बाद तंत्र की अव्यवस्था का मापन, ये इससे एंट्रोपी से करते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये कैसा होता है, रेखीय होता है। तो इस तरह से हमको जोड़ी मिलाना है। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सत्य सत्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहा जाता है, सत्य है।
किसी भी कोष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यह सत्य है। इससे अधिक भी हो सकते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मानक इलेक्ट्रोड विभव 0.34 वोल्ट होता है, ये असत्य है, शून्य होता है। इसके बाद जिस धातु की छड़ को ऑक्सीकरण किया जाता है उसे कैथोड कहते हैं, ये गलत है, उसे एनोड कहते हैं, तो ये भी क्या हो गया, असत्य। चलिए फिर आगे के क्वेश्चन को और देख लेते हैं। तो 5वां का सत्य देखते हैं। जो गुण निकाय में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है उसे विस्तीर्ण गुण कहा जाता है, तो ये सत्य है। पदार्थ, अब 6वां क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का एसआई मात्रक, 6वां है इसी का सत्य का, पदार्थ का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, ये गलत है। ये पदार्थ की एसआई मात्रक जो होता है मोल होता है। अब हम आ जाते हैं इसके 5वें नंबर के प्रश्न में। इसमें है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो सबसे पहले KW की बात करते हैं कि ये KW है क्या। तो KW को बोलते हैं पानी का साम्यावस्था नियतांक। तो ये जल का या पानी का, जल का साम्यावस्था नियतांक। तो KW को क्या बोलेंगे, जल का साम्यावस्था नियतांक। इसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे में। कार्बनिक यौगिकों की संरचनाओं को रेखाओं से निरूपित करना क्या कहलाता है। तो इसको हम बोलते हैं संरचना सूत्र, स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ये संरचना सूत्र है। यदि हम उसको बंधों के द्वारा दर्शाते हैं लाइन खींच करके, तो उसको हम क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तीसरा, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन कहलाता है। तो इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरह से इसको लिखना है। यह हुआ इलेक्ट्रोमेरिक, ये है मेरिक इफेक्ट, या इसी को हम क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। अब कमरे में रखे गर्म पानी का ठंडा होना किस प्रक्रम का उदाहरण है। तो ये एक तरह का संवहन की प्रक्रिया होती है। संवहन प्रक्रिया के द्वारा वह क्या होता है, ठंडा होता है, या और देना हो तो इसको वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अगले में, प्रभावी नाभिकीय आवेश किसे कहा जाता है। तो इसको ऐसा लिख देते हैं, नाभिक के धनावेश, कुल धनावेश जो बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। तो चलिए फिर से परिभाषा सुनिएगा। नाभिक के कुल धनावेश जो बाहर के इलेक्ट्रॉनों को या कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब अगला है 6वां, NH3 लुईस क्षारक है क्यों। तो यहाँ तक जो 5वें तक क्वेश्चन था वो एक एक नंबर का था। अब 6वें से क्वेश्चन है उसको 2-2 नंबर वाले, उनको देखते हैं। तो NH3 को लुईस क्षारक क्यों कहते हैं, क्योंकि NH3 में एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जो किसी को भी दान में दे सकता है। एक तरह से दाता इलेक्ट्रॉन होते हैं, डोनर पेयर होते हैं। तो सीधे बोलेंगे NH3 में एक जोड़े दाता इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे लुईस क्षारक कहते हैं। अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वें नंबर में पहुंच जाते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लिखिए। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान या परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। फिर से सुनिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को या परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। चाहे तो इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे ये हमारे पास 2H2 है और हम इसका रिएक्शन किससे करा रहे हैं, O2 से,
तो ये O2 हो गया। इसका संतुलित समीकरण हम लिख रहे हैं, ये क्या हो गया, 2H2O हो गया। इस प्रक्रिया में न तो परमाणु को उत्पन्न किया गया है और न ही नष्ट किया गया। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 4, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 4। इसके बाद यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो परमाणु को उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, या द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अब 8वें नंबर के क्वेश्चन में पहुँचते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, HF द्रव है जबकि HCl गैस है। तो यहाँ जो फ्लोरीन होता है वह अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिसके कारण ये HF हाइड्रोजन बंध बनाता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। जैसे ये HF है और ये इसके बाद ये दूसरा अणु हो गया, ये भी HF है, और इसी तरह से ये तीसरा अणु हो गया। जितने भी आसपास के अणु होंगे तो अपने ही अणुओं के बीच में एक और बंध बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, पहले इसको बोलेंगे कि फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है, जिससे यह अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है और यह द्रव अवस्था में हो जाता है। जबकि HCl हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इसलिए यह क्या है, गैस है। चलिए दोबारा से सुन लीजिए। फ्लोरीन अधिक विद्युत ऋणी होता है और यह अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे द्रव अवस्था में होता है। जबकि HCl अंतराणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाता है, अतः यह गैस की अवस्था में होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9वें नंबर के क्वेश्चन में, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो इसको आप सुन लीजिए, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो ये एक तरह के बहुनाभिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है, जो कोयला, पेट्रोलियम, तंबाकू के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं, और यदि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तो DNA को नष्ट करके कैंसर उत्पन्न करते हैं। इन्हें ही कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसको आपको समझाना है। तो फिर से सुन लीजिए, कैंसर जनी हाइड्रोकार्बन क्या हैं, यह बहुनाभिक हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनमें 2 या 2 से अधिक बेंजीन रिंग पाई जाती है, जो कोयला, पेट्रोलियम, तंबाकू के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं तथा DNA को नष्ट करके कैंसर उत्पन्न करते हैं। इस तरह से ये 8वां क्वेश्चन था। चलिए अब हम इसके बाद ये 10वां क्वेश्चन पहुँचते हैं, और ये ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम है। तो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या है, परम शून्य ताप पर किसी बंद निकाय की एंट्रोपी नियत या शून्य हो जाती है, तो इसे ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहते हैं। फिर से देखिए, परम शून्य ताप पर किसी बंद निकाय की एंट्रोपी नियत या शून्य हो जाती है, इसे ही ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, 11वां नंबर का क्वेश्चन पहुंचते हैं। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन ये है, एथेनॉल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमको एथेनॉल का कुल द्रव्यमान निकालना है। तो एथेनॉल का द्रव्यमान निकालेंगे कैसे, यहाँ पर हम एथेनॉल का सूत्र लिख देते हैं, C2H5OH, ये एथेनॉल का सूत्र है, और इसका हमको क्या निकालना है, द्रव्यमान। तो मैं यहाँ लिख दिया एथेनॉल का द्रव्यमान। अब इसी में मैं नीचे लिख देता हूँ बराबर, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। तो बराबर, यहाँ पर कार्बन के कितने अणु हैं, 2, या फिर कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, ये होता है कार्बन का द्रव्यमान 12, और 2 अणु हैं इसलिए इसमें 2 का गुणा कर दिए। फिर हम यहाँ प्लस लगा दिए। फिर हाइड्रोजन में पहुँचते हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, इसमें अणु कितने हैं, 5, तो यहाँ पर कितना क्या लिख दिया, 5। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, 16, अणु कितना है, 1, तो यहाँ पर क्या कर देना है, 1।
फिर लगा दिए प्लस। यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है 1 और अणु भी कितने हैं 1। तो इस तरह से हमको ये करना है। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, गणित लगा लेते हैं। तो 12 में 2 का गुणा किए तो कितना हो गया 24। फिर इसके बाद ये 5 में 1 का गुणा किए तो कितना हो गया 5। फिर यहाँ 16 में 1 का गुणा हुआ तो कितना हो गया 16। फिर 1 में 1 का गुणा हुआ तो कितना हुआ 1। अब इसको हम देखेंगे तो ये इसका टोटल कितना हो गया 46 ग्राम। तो ये तो एथेनॉल का द्रव्यमान आया। इसके बाद इसमें हमको प्रतिशत निकालना है। तो क्या है ये कार्बन का प्रतिशत। तो सबसे पहले ये कार्बन का प्रतिशत हम निकालेंगे। तो कार्बन का प्रतिशत कैसे निकालना है चलिए देखते हैं। ये कार्बन का प्रतिशत चाहे शब्दों में लिख दीजिए या संकेत में। तो कार्बन का जो परमाणु भार था वो कितना था, तो यहाँ से देख लीजिए ये था 24 यहाँ पास। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, ये हो गया 24 और इसका कुल द्रव्यमान कितना था 46। तो 24/46 और गुणे कितना हो गया 100। यदि इसको हम हल करके देखेंगे तो ये कार्बन का कितना हो जाएगा 52.1%। इस तरह से। इसके बाद इसमें हम कार्बन का निकालिए। इसके बाद यहाँ क्या लिखा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर फिर निकालेंगे हाइड्रोजन का प्रतिशत। तो जब हाइड्रोजन का प्रतिशत निकालेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या गिन लेते हैं या द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन यहाँ था 5 और 1 ये कितना है 6। यहाँ पर भी देख लीजिए ये हाइड्रोजन यहाँ 5 है और एक कितना हुआ 6। तो इसका द्रव्यमान कितना था 6 ग्राम और हमारा कुल द्रव्यमान कितना है 46। तो 6/46 और गुणे कितना हो जाएगा 100। और इसको अब हम भाग करके देखते हैं तो कितना आ जाएगा ये 13.1%। इस तरह से। इसके बाद हमको क्या देखना है, ये ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे O2 का प्रतिशत। तो सबसे पहले O2 का द्रव्यमान देखेंगे कि O2 का द्रव्यमान कितना था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे O2 का द्रव्यमान कितना था यार, ये O का द्रव्यमान। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भर लेंगे ऑक्सीजन का प्रतिशत। तो ऑक्सीजन अकेला है तो यहाँ पर कितना है 16। तो यहाँ पर लिख देंगे 16 और बटे में कितना हो जाएगा ये 46। तो जब हम इसमें 16 में और गुणे में कितना हो जाएगा 100 और इसको हल करके देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 34.7। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हल करना है। पहले कुल द्रव्यमान निकाल लेना है और फिर यहाँ पर सारे द्रव्यमान को हम इस तरह से प्रतिशत में बदल लेंगे, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का। चलिए अब अगला देखते हैं। किसी तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है क्यों। तो सबसे पहले ऐसा समझ लेते हैं कि जब कोई ऋणात्मक आयन होता है तो यदि उसमें इलेक्ट्रॉन को हम जोड़ते हैं तो उस इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिससे हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। चलिए फिर से देख लेते हैं। यदि कोई ऋणात्मक आयन है और उसे इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो उन इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जिससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक होती है। इतना ही आपको लिखना है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर 3-4 अंक के प्रश्नों को देखेंगे।